हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th एनसीईआरटी एसएसटी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी, गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, काउंट काबूर। तो इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गैरिबाल्डी पेशे में क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो आपको चार ऑप्शन है: सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे में नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी। नाविक कौन थे? तो गैरिबाल्डी पेशे में नाविक थे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन देखिएगा: लाल सेना, कार्बोनरी, फिल्लिक हेटारिया, डाइट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। ये चार लोग इटली के एकीकरण के विरोध थे। तो सॉरी, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। तो चार ऑप्शन में ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध थे ये देश। काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किए थे। प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किए थे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन है: नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, विक्टर इमैनुअल और विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर नेपोलियन थर्ड। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी समंतों की। तो व्यापारियों की एक संस्था थी। व्यापारियों की एक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, फ्रांस, बर्लिन, बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था?
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह आंदोलन लंदन में हुआ था। यह आंदोलन लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो बताइएगा, 1810 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। 1810 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तुर्की और यूनान के बीच हुआ था 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की यूनान के बीच हुआ था। तुर्की यूनान के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रुक जाइए। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया देश हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य किए हुए थे। सेल्सविग और हॉलस्टाइन का संबंध किस देश के एकीकरण से हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सोडोवा में, पेरिस में, फ्रैंकफर्ट में। तो 1870 में, सॉरी कट जा रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। सेडोन में, सेडोवा में नहीं, सेडोन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान रोपण प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञापन प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ऑप्शन नंबर बी, यूनान। युवा इटली या यंग इटली संस्था का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजनी ने युवा इटली का गठन किए थे 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में। बिस्मार्क निम्न में से क्या
थे। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क निम्न में क्या थे? तो बिस्मार्क के कूटनीतिक थे। सार्डिनिया पीटमोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पीटमोंट का शासक कौन थे? तो सार्डिनिया और पीटमोंट के जो शासक थे, नेपोलियन द्वितीय, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल विलियम प्रथम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल सर, विक्टर इमैनुअल इसका राइट आंसर होंगे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कभी शहीद नहीं हुए? तो लॉर्ड वायरन यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शहीद नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सर। जाल्वेरियन की स्थापना किस राज ने किया था? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज ने किया था? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज ने किया था? तो प्रसा। हंगरी की राजधानी, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्नेयार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्नेयार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो किसकी होगी? तुर्की की। तुर्की की पराजय हुआ था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का पराजय हुआ था। मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद थे? मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मारी ऑन फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। फ्रांस मारी ऑन के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1707 में। 1707 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। 1787 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस की शासक कौन था? ट्यूडर वंश, ट्यूडर वंश, ऑर्लियंस वंश, बूर्बो वंश, रोमन? तो 1700 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक बूर्बो वंश के था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी? वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सम्मिलित था, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। अभी यूरोप में 7 महादेश हैं।
7 देश हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी थे। यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम प्रशा का शासक थे। विलियम प्रथम प्रशा का शासक थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राष्ट्र संघ और राइन संघ दोनों। ऑप्शन नंबर ए और प्लस सी। कब किया गया? तो 1806 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, और राइन संघ भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा सर, ए और सी दोनों होगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना संधि, कुस्तुनिया की संधि, प्राग की संधि, एड्रियान पुल की संधि। फिर तो किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनिया की संधि द्वारा, कुस्तुनिया की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किए थे। सोडोवा का युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो सेडोवा एगो सेडोन है, सेडोन को लास्ट में हुआ था, पहले सेडोवा हुआ था 1866 में। 1866 में हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच यह युद्ध हुआ था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप में शासन चला था। क्वेश्चन नंबर 46। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1810, 1815, 1830, 1848। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था रहा? 1830 तक हमारे फ्रांस में बुर्बो वंश का शासक था। 1830 के बाद जो क्रांति के बाद शासन स्थापित हुआ, किस प्रकार का शासक था? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज, संवैधानिक राजतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र आंसर होगा। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबुल ने, मेजनी ने, गैरीवाल्डी ने। तो गैरीवाल्डी रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्डी को कहा जाता है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीवाल्डी ने किए थे, गैरीवाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति।
तो पुनः जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा माना जाता है। पुनः जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जागरण का जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सोडोवा का युद्ध, फ्रांसा डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो सेडोन का युद्ध से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो ये 50 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है मेरे प्यारे भाई दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।